स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। हम लोग यूनिट 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये सब पढ़ चुके हैं। आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, इसका चैप्टर 5 यूनिट 2 जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो उसमें सबसे पहला जो जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति तथा विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सब बात करेंगे। तो चैप्टर 5 यूनिट 2 का पहला चैप्टर है। यूनिट 1 जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1 जीवों में जनन, चैप्टर 2 पुष्पोत्पादक में लैंगिक जनन, चैप्टर 3 मानव प्रजनन, चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आज चैप्टर 5वां यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वंशागति तथा विभिन्नता का सिद्धांत। तो पहले इसमें पढ़ना क्या, वंशागति होता क्या है, विभिन्नता होता क्या है, फिर उसका सिद्धांत समझेंगे। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं कि वंशागति क्या होते हैं, विभिन्नता क्या होते हैं, सिद्धांत, तब फिर ये चैप्टर का नाम समझ में आएंगे। वंशागति क्या होते हैं? संतति में पैतृक लक्षणों का संचार को वंशागति कहते हैं। क्या है इसका मतलब? ये हुए कि जो है बच्चे में माता पिता का गुण आते हैं। पैतृक का मतलब होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट का कैरेक्टर जो है बच्चे में संचार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जैसे बच्चे में माता पिता का जो भी गुण आते हैं वो सारे गुण को क्या बोलेंगे? वंशागति। वंशागति का मतलब ये होते हैं कि बच्चे में जो है माता पिता का गुण आएंगे। उसके बाद है दूसरा विभिन्नता, वेरिएशन। एक ही जनक से उत्पन्न सभी संतानों में कुछ न कुछ विभिन्नता होता है। इस भिन्नता को विभिन्नता कहते हैं। जैसे माता पिता के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगे, सभी बच्चे का गुण एक जैसा नहीं होंगे, तो कुछ उसी को क्या बोलेंगे? विभिन्नता। जो भी थोड़ा विभिन्नता देखने के लिए मेरे चारों भाई में या बहनों में, तो उसे ही क्या बोलेंगे? विभिन्नता। अब चैप्टर पर आते हैं, वंशागति तथा विभिन्नता का सिद्धांत। वंशागति का कहने का मतलब ये हुआ कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या माता पिता का गुण बच्चे में जाना। और विभिन्नता का मतलब गुण गए लेकिन उसमें कुछ भिन्नता है। जैसे 4 भाई है, चारों भाई में कुछ ना कुछ भिन्नता है। यही सबों का सिद्धांत पढ़ेंगे कि कैसे क्या विभिन्नता पाए जाते हैं बच्चों में, कैसे कौन सा गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं, किस प्रकार आते हैं, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसी का सिद्धांत सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स पर बात की थी। इससे पहले अदर बहुत सारे वैज्ञानिक बात किए थे लेकिन कोई सफल नहीं हुए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक बहुत बड़ा गाथा को सुलझा दिए जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बारे में भी 2-4 लाइन समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम जो है वंशागति तथा भिन्नता का सिद्धांत, ये समझ में आए कि वंशागति क्या होते हैं। वंशागति ये होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण का जाना, उसी को बोलेंगे वंशागति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस। विभिन्नता का मतलब ये होते हैं एक ही जनक के बहुत सभी संतान, जैसे एक जनक के 4 संतान है, किसी में 2 संतान है, किसी के 1 संतान है, तो जितने भी संतान होंगे सब संतान में कुछ ना कुछ भिन्नता होते होंगे। जैसे क्या आपका अपने भाई या अपने बहन में अपने आप को देखिएगा तो दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नता होंगे, उसी को क्या बोलेंगे? विभिन्नता। और कुछ माता पिता का गुण अपने भाई बहन में या आप में खुद होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस, वंशागति। तो समझ पाए ये दोनों। अब बात करते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जिसका खोज मेंडल ने सबसे पहले किया। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति तथा भिन्नता का अध्ययन करते हैं। ये दोनों का अध्ययन जिस टॉपिक पर करते हैं, जिस क्षेत्र में करते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होगा? वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन। जैसे क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आए और उसमें क्या विभिन्नता हुए, उन सबों का अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स। तो यहाँ समझ पाए कि वंशागति क्या है, विभिन्नता क्या है और आनुवंशिकी क्या है। अगला है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने ही सबसे पहले मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इस बात को सिद्ध किए थे कि जो है बच्चे में माता पिता का ही गुण आते हैं, कुछ विभिन्नता भी होते हैं। इस बात को उन्होंने सिद्ध किए, इसीलिए इसको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन इंडिया, भारत में फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा किसे दिया जाता है? लालजी सिंह को। तो समझ पाए यहाँ तक, इनको नोट कीजिए। फिर थोड़ा अभी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसा एक्सपेरिमेंट किए, उनका एक्सपेरिमेंट में क्या सफलता थे, क्या असफल हुए, उन पर बात करेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए।
तो अभी हम लोगों ने अभी चैप्टर का नाम वंशागति तथा विभिन्नता का सिद्धांत को समझे कि उस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, उसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में जेनेटिक्स के बारे में बात की। अब थोड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनके बारे में थोड़ा कहानी जानना है। एग्जाम में नहीं पूछते हैं, अगर मे भी कहीं पूछ दिए, बट मेडिकल के एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड में सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ दिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कि इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इनका बहुत स्ट्रगल रहा है अपने दौर में। तो समझते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या कहानी है। सबसे पहली बात है, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। मेंडल ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक एक स्थान, ऑस्ट्रिया एक स्टेट है, उसमें ब्रून नाम का एक स्थान है, वहाँ के एक मठ के ये पादरी थे। मठ मतलब होते हैं चर्च, पादरी मतलब जो फादर होते हैं, जो उसमें चर्च में क्या होते थे, जो फादर होते थे वो सबको शिक्षा भी देते थे। तो वही इनका काम था, शिक्षा का भी देना। पादरी थे तो शिक्षा भी बांटते थे ये लोगों को। मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकता का नियमों का अध्ययन किया। यही पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता का अध्ययन किए। इससे भी पहले बहुत कोई किए, लेकिन सफलता किन्हीं को नहीं मिले, इनको सफलता मिले। मेंडल ने मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सैटिवम। ये एक बार जैक बोर्ड में 2014 या 15 में ऐसे पूछे गए हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पाइसम सैटिवम पर अपना प्रयोग किए थे। इन्होंने अपना प्रयोग को संख्याकीय आंकड़ों में तैयार किया था। संख्याकीय आंकड़ों मतलब बायोलॉजी में जनरली मैथमेटिक्स का कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो रिजल्ट तैयार किए थे, जो उन्होंने आंकड़ा तैयार किए थे, वो सब कैसे थे? मैथमेटिक रूप में थे, संख्याकीय रूप में थे। मेंडल ने 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी इन ब्रून के बैठक में अपने प्रयोग को प्रस्तुत किए थे। इन्होंने जो प्रयोग किए थे, इनका प्रयोग काल का जो टाइम थे वो भी बताते हैं क्या थे। उन्होंने जो प्रयोग किए थे, इस प्रयोग का जो रिजल्ट आए थे, उन्होंने 1865 ईस्वी में इस प्रयोग को उन्होंने कहाँ पर? नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी इन ब्रून में प्रस्तुत किए थे। और इनके एक्सपेरिमेंट को देखें, लेकिन इनको सफलता नहीं मिले। लोग इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं थे उतना। क्यों नहीं पढ़ने के लिए तैयार थे? पहला तो इनका मैथमेटिकल रूप में था सारा डाटा, सबको याद, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स से आ जाएंगे। इन्होंने मैथमेटिक्स रूप में अपना सारा आंकड़ा तैयार किए थे, डाटा तैयार किए थे। और एक इससे भी बड़ी बात थे कि जब इन्होंने 1865 में अपना एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किए, उसी दौर में चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़ा नाम थे वैज्ञानिक का, जिन्होंने ये बतलाए थे कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो पूर्वज है वो बंदर है। लोग उनका काफी विरोध थे, लोग उनकी तरह आकर्षित थे, और इसकी बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिए। इसीलिए कि इनको असफल होने का दो कारण थे, मुख्य दो कारण थे, और भी कई कारण थे, लेकिन मुख्य दो कारण यही थे कि इन्होंने अपना जो डाटा तैयार किए थे वो सब मैथमेटिकल रूप में थे। और दूसरा, इन्होंने जो है जब अपना एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किए, उसमें चार्ल्स डार्विन का दौर था। चार्ल्स डार्विन के पीछे सब लोग परेशान थे, उसी की ओर आकर्षित थे, इसकी ओर कोई आकर्षित नहीं थे। मेंडल का मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। 1865 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दिए, प्रस्तुत किए, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट को स्वीकार नहीं किए। उसके बाद 1884 ईस्वी में ये मर जाते हैं। 1900 ईस्वी में कॉल्स कॉरेंस, हुगो डुबरीज एंड सेडमार्क ने मेंडल की खोज को पुष्टिकरण किए। इनके मर जाने के बाद ये तीन वैज्ञानिक, कॉरल कॉरेंस, हुगो डुबरीज तथा सेडमार्क ने, इन्होंने क्या किए? आनुवंशिकी पर ध्यान दिए कि आनुवंशिकी के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने जानने की कोशिश किए, तो ये एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे थे। उसी बीच कहीं से मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, उसका जो मैगजीन था, उनके हाथ लग जाते हैं, इन तीनों के हाथ में। ये तीनों सोचते, अरे ये हम लोग जो अभी खोज कर, ये खोज तो आज से कई साल पहले कर चुके हैं। तो इन्होंने ये जो है नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी इन ब्रून से उसके मैगजीन को मंगाते हैं, उस मैगजीन को बढ़िया से स्टडी करते हैं। फिर ये लोग सोच रहे हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खोज की कोशिश कर रहे हैं, वो खोज तो मेंडल कब का कर चुके हैं, मेंडल कब का कर चुके हैं। तो इन्होंने उसकी बात को पुष्टिकरण किए, और इनके बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपलब्धि मिली। ये बहुत दुर्भाग्य वैज्ञानिक थे जिन्हें अपने जीवन में कभी भी वैज्ञानिक का उपलब्धि नहीं मिली। वो कभी भी अपने जीवन काल में वैज्ञानिक का उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाए। मर जाने के कई साल बाद, जैसे 84 में मरे, तो 16 वर्ष के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपलब्धि मिले। समझे? मेंडल को अपने जीवन में वैज्ञानिक की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाया था,
जीवन मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक। अभी तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहे जाते हैं। जब जब जेनेटिक्स का जिक्र होता है, जेनेटिक्स शब्द जहाँ से उठते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन उनके जीवित जीवन में कभी उनको ये उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाए, उनके मरने के बाद ये बात उनको प्राप्त हुए। अब बात करेंगे मेंडल के बारे में, हम लोग बात कर लिए। अब जो है इसके बाद बात करेंगे ना, मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को क्यों चुने। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक किए थे। 7 वर्ष तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे लगातार मटर के पौधों पर, और उन्होंने सफलता उनको उनके मरने के बाद मिलते हैं। जीवित जीवन में उनको कभी सफलता हासिल नहीं हो पाते। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग बात करेंगे मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चूज किए थे, क्यों सेलेक्ट किए थे। तो अब ये बात करते हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को क्यों चुने थे, इसका क्या कारण थे। क्लास 10th में जो भी पढ़े होंगे इनके बारे में पता होगा आप लोगों को, अगर क्लास 10th में इनके बारे में पढ़े होंगे तो। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुने, सबसे पहला कारण था मटर के पौधे में विपरीत लक्षण स्पष्ट से दिखाई देते थे। ये विपरीत लक्षण क्या होते हैं, जैसे एक मटर के पौधा लंबा थे तो दूसरा छोटा थे। सामान्यतः यही देखने के लिए मिले, उसमें विपरीत लक्षण जो होते हैं, विपरीत लक्षण का मतलब बड़ा छोटा, बहुत बड़ा तो बहुत छोटा। तो विपरीत लक्षण जो इसमें स्पष्ट दिखाई देते थे, किसमें, मटर के पौधे में। मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं इसीलिए कि इसमें स्वपरागन होते हैं। स्वपरागन परपरागन समझाए थे चैप्टर 2 में। मटर के पौधे संकरण का प्रयोग, मटर के पौधे में संकरण का प्रयोग आसानी से होता है। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में, परपरागन में। परपरागन का मतलब होता है अपनी इच्छा से उसमें परागन करवाना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होते हैं अपनी इच्छा से उसमें परागन करवाना या निषेचन करवाना। तो मटर के पौधे में जो है हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हो जाता है। एक मटर के पौधे से अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। देखते हैं एक फली में, मटर के एक फली में बहुत सारे बीज होते हैं, उसी तरह के मटर के पौधे में कई फली होंगे, कई बीज होंगे। तो ये सब इनके मुख्य कारण थे जिस वजह से इन्होंने मटर के पौधे को चुने थे। और भी कई कारण है, अगर लिखाया जाए तो 15-17 से कम कारण नहीं लिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम 4 ही लिखे हैं। ये क्लास 10 की बातें यहाँ पे नहीं पूछे जाते। अगर पूछ दिए बाई मार्क्स, बाई मिस्टेक 2 या 3 मार्क्स का, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये सब कारण थे उन्होंने मटर के पौधे को चुने थे। अब मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 विपरीत लक्षण को चुने थे। मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन सभी लक्षणों को इन्होंने अध्ययन में नहीं लिए, सिर्फ 7 लक्षणों को लिए। मेंडल का सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये थे, इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को पढ़े, एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किए। बहुत सारे लक्षण, अगर पेड़ लंबा है और छोटा है तो सिर्फ उसी के बारे में 1 साल तक अध्ययन किए। तो इसका सफलता के यही कारण थे। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए, इससे भी पहले एक वैज्ञानिक ने किए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक साथ 2-3 कैरेक्टर का स्टडी किए थे, जिस वजह से वो परेशानी में फंसे, उल्टा क्या मुसीबत में फंस गए, नहीं समझ पाए, इसका सही रिजल्ट नहीं निकाल पाए, इस वजह से वो छोड़ दिए। मेंडल ने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किए मटर के पौधे में, तो इनको ये रिजल्ट मिले और फिर इन्होंने इस बात को रखे थे। तो इनका क्या क्या प्रयोग में जो विपरीत लक्षण लिए थे, क्या क्या लिए थे, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पौधे की ऊंचाई, पौधे की लंबाई क्या है, एक उस पर वो बात किए थे कि लंबा और बौना 2 तरह का पेड़ देखने के लिए उनको मिले थे, उन्हीं पर उन्होंने एक कैरेक्टर ये लिए थे। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिए थे फली का रंग। मटर का जो बीज होता है ना, वो एक फली में कवर होते हैं, जैसे ये फली है, इससे मटर ऐसे ऐसे भरे हुए हैं, तो इसी को बोलेंगे फली। तो फली का जो रंग था ना, वो या तो हरा था या तो पीला थे। आप लोग भी मटर को देखते होंगे, हरे थोड़ा थोड़ा पीला टाइप के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। फली का आकार, ये जो आकार देख रहे हैं ना, ये आकार 2 तरह के देखने के लिए मिले। एक देखने के लिए मिले फूला हुआ और एक मिले सिकुड़ा हुआ। मटर को लाते हैं तो सब फूला हुआ नहीं दिखते, कुछ फूला हुआ दिखते हैं, कुछ सिकुड़ा हुआ दिखते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर को उन्होंने अपने प्रयोग में अध्ययन किए थे। उसके बाद बीज का आकार, जब बीज का आकार देखें, इस फली के अंदर जो बीज थे इनका भी आकार उन्होंने देखे। इनका आकार को उन्होंने 2 तरह से लिए, उनका 2 विपरीत लक्षण थे। एक थे कि ये राउंड गोल, और तब दूसरा झुर्रीदार। एक तो बीज होते हैं एकदम पूरी तरह से जो गोल होंगे इस तरह का, और एक झुर्रीदार का मतलब थोड़ा सा ऐसे चिपटा टाइप का होंगे। तो इन्होंने जो है क्या क्या पौधे की ऊंचाई के बारे में भी समझाया, फली का रंग समझाया, फली किसको बोलेंगे, फली का आकार के बारे में बात की,
बीज का आकार के बारे में बात किए। अब बात है बीज का रंग। बीज का रंग भी कैसे होंगे, तो जो पोड का कलर थे, जो फली का रंग था उसी के समान थे, पीला तथा हरा, यही दो रंग उसका विपरीत दिखाई दी। उसके बाद जो लास्ट में लिए उन्होंने फूल का रंग, छठा जो गुण उन्होंने लिए थे फूल का रंग, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में देखें, एक वायलेट कलर के लिए बैगनी कलर के और एक सफ़ेद कलर के। बहुत सारे बुक में बैगनी के जगह पे यहाँ पे लिखे हैं रेड फ्लावर, रेड एंड वाइट फ्लावर। तो उससे मिस्टेक, मतलब उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर गलत लिखवा दिए, नहीं, एक्चुअल में वायलेट होते हैं, कुछ रेड्स भी होते हैं, अलग बात है। बट वायलेट हम लोग वायलेट और वाइट को आसानी से देख पाते हैं। मटर के फ्लावर में देखिएगा थोड़ा बैगनी कलर के होंगे फ्लावर, कुछ एकदम वाइट कलर के फ्लावर होंगे। तो ये 2 कलर के फ्लावर उनको देखने के लिए मिले। और उन्होंने क्या लिए थे अपने कैरेक्टर में, अपने एक्सपेरिमेंट किस कैरेक्टर को लिए थे, लास्ट कैरेक्टर थे फूल का स्थान। जो फ्लावर है वो कहाँ पर है, एक है एक्सिलरी, अक्ष पर, एकदम जैसे ये प्लांट है अक्ष पर, यहाँ पर फ्लावर है। एक यहाँ एक पेड़ में देख रहे थे यहाँ पर फ्लावर है, और कुछ पेड़ में देख रहे थे यहाँ पे फ्लावर ना होकर ऐसे यहाँ पे जाके टर्मिनल पर ऐसे थे। तो इन्होंने 2 विपरीत पोजीशन लिया फ्लावर का। इन्होंने ये 7 विपरीत लक्षणों को अध्ययन किए थे, देखे थे कि पेड़ की लंबाई की ऊंचाई के बारे में तिनका 2 विपरीत है, एक लंबा एक बौना, फली का रंग के बारे में हरा पीला, फली के आकार के बारे में फुला हुआ और सिकड़ा हुआ, बीज के आकार के बारे में गोल तथा झुर्रीदार, यहाँ पे एक बार और पढ़ेंगे, झुर्रीदार। बीज के रंग के बारे में उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें पीला और हरा रंग को देखे। फूल के रंग के बारे में जब अध्ययन किया तो बैगनी तथा सफ़ेद दिखाई दिए, किसी किसी में लाल भी थे, तो बुक में अगर आपको रेड भी मिल जाएंगे, उससे घबराइएगा नहीं। फूल का स्थान, फ्लावर पोजीशन, ये एक्सिलरी तथा टर्मिनल, अच्छे तथा सिरस्थ पर देखने के लिए उनको मिले, कुछ किनारे में देखने के लिए मिले, कुछ टिप पर देखने के लिए मिले। तो इन्होंने ऐसा 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किए और इसी 7 लक्षण को 7 साल में, एक लक्षण को 1 साल में पढ़े सिर्फ, होता है ना कि एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किए, मतलब 7 साल में 7 लक्षण को अध्ययन वो किए। तो इतना डिटेल से ये अध्ययन कर लिए, इनको परेशानी ही नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने जो है एक नियम दिए, जेनेटिक्स का 3 नियम इन्होंने दिए। उस तीनों नियम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में समझे, उसके बाद जो है बात किया ग्रेगर जॉन मेंडल पर, बात किए ग्रेगर जॉन मेंडल की थोड़ी सी जीवनी को देखें। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों चुने, इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखा है। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में जो 7 विपरीत लक्षणों को लिए थे वो 7, इसके अलावा वो कोई और लक्षण का अध्ययन नहीं किए थे, यही 7 लक्षण का सिर्फ अध्ययन किए थे। इसी से पूरा ये जेनेटिक्स ने उठा के रख दिए, जेनेटिक्स के बारे में डिटेल कर दिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे मेंडल के नियम पर। उससे पहले थोड़ा मेंडल से रिलेटेड कुछ टर्म पर बात करेंगे कि मेंडल ने जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग, इसमें बहुत ऐसे टर्म आएंगे जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट डे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे, फिर मेंडल के नियम पर बात करेंगे। चलिए इनको नोट कर लीजिए।